नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है पेंशनर एग्जम्पशन इन आईटीआर फाइलिंग, नो इनकम टैक्स एज पर न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025। तो नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 के तहत अगर आप पेंशनर हैं तो आपको आईटीआर फाइलिंग से भी एग्जम्पशन मिलता है, आपको इनकम टैक्स में भी छूट मिलती है। या तो आपको आईटीआर फाइल ही नहीं करना है और इसी के साथ आपको टैक्स भी नहीं देना है, जिसके लिए कुछ कंडीशन है जो आपको कंप्लाई करनी होती है। दोस्तों, हमारा जो नया एक्ट आया है जिसके अंदर अब आपको सेक्शन में भी चेंज है, साथ में इसके लिए जो फॉर्म या डिक्लेरेशन आपको भरना है उसमें भी बदलाव किया गया है, यानी फॉर्म नंबर जो है वो भी चेंज है। तो नए सेक्शन के बारे में पता होना चाहिए, नए फॉर्म के बारे में पता होना चाहिए। 1 अप्रैल 2026 से अगर आप इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं, ध्यान रखिएगा एग्जम्पशन आपको तभी मिलेगा जब आप अपनी बैंक को डिक्लेरेशन देंगे। डिक्लेरेशन देने के लिए आपको 1 अप्रैल 2026 के बाद अप्लाई करना होता है। अगर आप बैंक को ये फॉर्म जमा कर देते हैं तो आपको एग्जम्पशन आईटीआर फाइलिंग में भी मिल जाएगा और टैक्स की लायबिलिटी भी आपको नहीं आएगी। इसके लिए क्या क्या कंडीशन है, कब आपको एग्जम्पशन मिलेगा, कब एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, एग्जाम्पल के साथ आपको बताएंगे। कितनी पेंशन इनकम तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है और आईटीआर फाइलिंग का भी बेनिफिट आपको मिल जाता है। जो पेंशनर हो जाते हैं, जिनकी एज जो वो ज्यादा हो जाती है, तो कई बार वो यहां पर भूल जाते हैं आईटीआर फाइल करना, या कई बार वो आईटीआर फाइल नहीं करवाना चाहते, कोई टीडीएस नहीं बन रहा है, तो इस केस में आप इसका फायदा बेनिफिट ले सकते हैं। सरकार द्वारा ये सेक्शन जारी किया गया है जिसके अंदर आपको एग्जम्पशन आईटीआर फाइलिंग को लेकर और टैक्स लायबिलिटी को लेकर मिल जाता है। आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को। सबसे पहले समझते हैं एग्जम्पशन यहां पर कौन से पेंशनर को दिया जाएगा आईटीआर फाइलिंग में। तो इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, अगर जो भी स्पेसिफाइड रेसिडेंट पेंशनर है, रेसिडेंट होना जरूरी है, यानी आप 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रहे हैं तो आप यहां पर रेसिडेंट माने जाएंगे। और आप पेंशनर जिनकी एज 75 साल या उससे ज्यादा है, तो जिनकी एज 60 साल या उससे ज्यादा है उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आपकी एज 75 साल या उससे ज्यादा है, उन्हीं को यह फायदा बेनिफिट मिलेगा। उन्हें कोई भी इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो नहीं भरनी होगी। आपकी सिर्फ पेंशन इनकम होनी चाहिए और ब्याज की इनकम होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, सिर्फ पेंशन और ब्याज की इनकम। अच्छा, ब्याज की इनकम कौन सी हो सकती है? एक तो सेविंग का ब्याज हो सकता है, एफडी का ब्याज हो सकता है आपने उसी बैंक में आरडी खुलवाई हो, पीपीएफ अकाउंट खुलवाया हो। तो जिस बैंक के अंदर आपकी पेंशन इनकम आ रही है उसी सेम बैंक के अंदर आपकी ब्याज की इनकम आनी चाहिए। कहने का मतलब है आपके पास सिर्फ एक ही बैंक अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास दूसरा बैंक अकाउंट है, उसमें कोई भी इनकम अगर आ गई तो उस केस में आपका ये एग्जम्पशन डिनाई कर दिया जाएगा। तो बहुत ही स्ट्रिक्ट यहां पर कंडीशन रखी गई है। आपको यहां पर पेंशन इनकम आ रही है पहली। अब पेंशन इनकम आपको किसी से भी आ सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय भी हो सकते हैं, आप स्टेट गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं, या अगर आप प्राइवेट सेक्टर के हैं तो भी आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा। कंडीशन सिर्फ इतनी है कि एक बैंक अकाउंट होना चाहिए और उस बैंक में आपकी पेंशन इनकम आ रही है और आपके ब्याज की इनकम आ रही है, तो आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट कंडीशन है कि आपकी कोई भी अदर इनकम नहीं होनी चाहिए, जैसे रेंट इनकम नहीं होनी चाहिए, बिजनेस इनकम नहीं होनी चाहिए, कैपिटल गेन, इंटरेस्ट फ्रॉम अनदर बैंक। अच्छा, किसी और बैंक के अंदर अगर आपका सेविंग अकाउंट है, एफडी अकाउंट है, या फिर अगर आपका पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है, बॉन्ड से, म्यूचुअल फंड से अगर आपको ब्याज मिल रहा है, तो भी आपका एग्जम्पशन डिनाई कर दिया जाएगा, यहां आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, यहां पर आपको डिक्लेरेशन सबमिट करना है, किसको? स्पेसिफाइड बैंक को। ध्यान रखिएगा, पोस्ट ऑफिस में कभी भी अकाउंट ना खुला है, सिर्फ यहां पर स्पेसिफाइड बैंक कहा गया है। अच्छा, अब फॉर्म नंबर जो है वो नया आ चुका है, फॉर्म नंबर 125। पहले ये फॉर्म हुआ करता था फॉर्म नंबर 12BBA। 12BBA फॉर्म हुआ करता था, लेकिन अब जो नए इनकम टैक्स एक्ट और रूल के हिसाब से अब ये फॉर्म हो गया आपके लिए फॉर्म 125। ध्यान रखिएगा, ये 125 अब आपको 1 अप्रैल से जमा करना पड़ेगा, तभी आप पूरे साल का बेनिफिट ले सकते हैं। अच्छा, टोटल इनकम जो है यहां पर स्पेसिफाइड बैंक जो होगी वो आपकी कैलकुलेट करेगी, जिसमें आपकी पेंशन इनकम आ गई, सेविंग का ब्याज आ गया, एफडी का ब्याज आ गया, और जो डिडक्शन थे हमारे चैप्टर 6A के डिडक्शन हुआ करते थे 80C से 80U, जो ओल्ड रिजिम में आपको मिलते,
उसमें भी अब चेंज हो चुका है। अब ये हो गया आपका चैप्टर 8। चैप्टर 8 के अंदर सेक्शन 123 से लेकर 154। अच्छा, ये वही सेक्शन है आपकी जो पुराने ओल्ड एक्ट के हिसाब से थे, 80C से लेकर 80U वाले। अब सब सेक्शन आपके चेंज हो गए, आपको नए सेक्शन याद रखने पड़ेंगे, अदरवाइज आपको यहां पर दिक्कत आ सकती है। तो हम नए सेक्शन के बारे में देखेंगे। अच्छा, 87A रिबेट भी यहां पर आपको मिल जाएगा, लेकिन इसका भी सेक्शन नंबर चेंज होकर 156 हो चुका है। तो नई नई चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, चाहे वो नया फॉर्म हो, चाहे वो नए सेक्शन हो। अच्छा, ओल्ड रिजिम में जाए या आप न्यू रिजिम में जाए, तो जो भी टैक्स स्लैब आपकी रहेगी उसके हिसाब से आपका टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। अच्छा, टैक्स जो भी टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा वो होगा आपका 393 में। पहले ये हुआ करता था 194P के अंदर आपका जो है टीडीएस डिडक्ट हुआ करता था। अच्छा, यहाँ पर बैंक ध्यान रखिएगा, बैंक आपका टीडीएस डिडक्ट करेगी अगर ये बैंक ने सारे काम कर लिए, जैसे आपकी टोटल इनकम, जैसे पेंशन, सेविंग, एफडी, ये सारा कैलकुलेट कर लिया, तो उस केस में पेंशनर को यहाँ पर कोई भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करनी होगी। तो बैंक की ये जिम्मेदारी हो जाती है कि वो आपकी पेंशन इनकम, सभी इनकम को, डिडक्शन, एग्जम्पशन को देखने के बाद अगर कोई टैक्स बनता है तो वो सरकार को डिपॉजिट कर देती है। अगर बैंक इतना काम कर देगी तो जो भी पेंशनर है, सीनियर सिटीजन हो गए, रेसिडेंट हो गए, 75 साल या उससे ज्यादा अगर आपकी एज है, तो आपको फिर आईटीआर फाइल करना नहीं होगा। आइए देखते हैं, अगर न्यू रिजिम के हिसाब से बात करें, ज्यादातर जो लोग हैं वो न्यू रिजिम के हिसाब से ही अपनी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने वाले हैं, क्योंकि ओल्ड रिजिम में कई सारे डिडक्शन आपको मिलते हैं जिसका बेनिफिट जो है वो बहुत ही कम मिलता है, क्योंकि न्यू रिजिम में आपको 12 लाख का फायदा दिया जाता है। अच्छा, स्लैब देखें तो 4 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, 0%। 4 लाख से 8 लाख की इनकम है तो 5% टैक्स रेट लगेगा। इसका मतलब यह है 4 लाख पे 5%, तो 20,000 का टैक्स यहां पर आपका आ जाएगा। अच्छा, इसका गैप देखना है, 4 लाख का गैप है, उस पर 5% आपको लगेगा। फिर देखिए 8 लाख से 12 लाख, 4 लाख का यहां पर भी गैप हुआ, 10% यानी 40,000 का टैक्स यहां बना। फिर 12 लाख से 16 लाख, यहां पर भी 4 लाख का गैप है, 15% यानी 60,000 का टैक्स बन गया। फिर यहां पर 16 लाख से 20 लाख, यहां पर भी 4 लाख का गैप है, 20% देखें तो 80,000 का टैक्स। और यहां पर आप 20 लाख से 24 लाख की बात करें तो 25% यहां पर यानी 1 लाख का टैक्स बनता है। तो 24 लाख तक की इनकम पर आपको 1 लाख रुपया, 80,000, 60,000, 40,000 और 20,000, कुल ये देखे तो आपका 3 लाख का टैक्स निकल कर आ जाता है। 24 लाख से ऊपर हुआ तो उस केस में 30% आपको टैक्स रेट लगेगा। अच्छा, रिबेट आपको यहाँ पर 156 देखिएगा, 12 लाख रुपए तक आपको छूट मिल जाती है टैक्स रिबेट, यानी यहाँ पर 40,000 और 20,000 की ये टैक्स छूट आपको मिल जाएगी। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आपको 4% लग जाता है, 60,000 पर अगर कैलकुलेट करें तो 24,000 का इसका भी फायदा आपको मिल जाएगा अगर आपकी पेंशन 12 लाख तक है। स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल जाता है क्योंकि ये सैलरीड इनकम ही जैसे मानी जाती है, सैलरी हेड के अंदर ही आपको पेंशन इनकम दिखानी है, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन भी आपको मिल जाता है। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं कि आपको कब इनकम टैक्स पे नहीं करना होगा। तो अगर मान लीजिए आपकी पेंशन इनकम जो है वो 11,05,000 है, यानी मंथली आपकी हो गई 92,000 के अंदर है, तो उस केस में आपको बेनिफिट मिल जाएगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन यहां पर आपका 75,000 हो गया, तो टोटल नेट सैलरी आपकी पेंशन इनकम हो गई 10,30,000। मान लीजिए आपको सेविंग का, एफडी का जो ब्याज था, 20 लाख की एफडी करी थी, 7.5 के हिसाब से 1.5 लाख का ये हो गया और 20,000 का सेविंग का इंटरेस्ट, टोटल इनकम हुई आपकी 12 लाख। 4 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। फिर 4 लाख से 8 लाख आपको 5% यानी 20,000 का टैक्स यहां पर आ गया। फिर 8 लाख से 12 लाख पर जो आपकी 12 लाख की इनकम है 40,000, तो 60,000 का टैक्स पूरा का पूरा ये रिबेट आपको 156 में मिल जाता है। नील टैक्स पेबल यहां पर आपकी लायबिलिटी निकल कर आती है। तो बैंक इस तरह से कैलकुलेट करेगी, आपकी टैक्स लायबिलिटी हो जाएगी नील। 2-3 चीजें ध्यान रखिएगा, सेविंग का और एफडी का जो ब्याज है वो एक ही बैंक में, सेम बैंक में होना चाहिए। अच्छा, अगर आपकी सिर्फ पेंशन इनकम होती है, सेविंग का या एफडी के इंटरेस्ट नहीं होती है, तो उस केस में मंथली पेंशन आपको 1,06,250 तक अगर होगी तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। अच्छा, इससे ऊपर हुई तो फिर आपको थोड़ा टैक्स जो है निकल कर आएगा, वो आपको देना होगा। अच्छा, यहां पर कब एग्जम्पशन आपको अलाउ नहीं होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जानना जरूरी है कि कब एग्जम्पशन आपको नहीं मिलेगा, कब आपका एग्जम्पशन डिस्क्वालीफाइड, डिनाई या नॉट अलाउड हो जाएगा। अगर आपकी एज 75 साल से कम है, यानी आपकी 74 या उससे कम है, 60 साल है, 65 साल है, 70 साल है, आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। अगर आप नॉन रेसिडेंट पेंशनर हुए तो भी आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। अगर आपकी रेंट इनकम निकल कर आ गई, कैपिटल गेन, बिजनेस इनकम, कुछ भी अगर इनकम दूसरी निकल कर आ गई, आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। अगर आपको इंटरेस्ट एक बैंक से ज्यादा मिल रहा है तो भी अलाउ नहीं है। ध्यान रखिएगा, यहां पर बैंक के अंदर इंटरेस्ट अलाउड है। अगर आपने पोस्ट ऑफिस बॉन्ड लिया है, म्यूचुअल फंड लिया है, वहां से इंटरेस्ट आ रहा है
नॉट अलाउड, एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। पेंशन आपको एक बैंक में आ रही है और ब्याज आपको दूसरी बैंक में आ रही है तो भी नहीं चलेगा, सेम बैंक में होना चाहिए। डिक्लेरेशन अगर आपने जमा नहीं किया तो भी आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। अगर आपने इनकरेक्ट या फॉल्स डिक्लेरेशन दे दिया तो पेनल्टी और टैक्स डिमांड आपको आ सकती है। अगर आपने साल में कभी भी पेंशन बैंक को चेंज किया तो उस केस में आपका एग्जम्पशन डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। बैंक ध्यान रखिएगा हमेशा स्पेसिफाइड बैंक होनी चाहिए, शेड्यूल बैंक जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है वही बैंक के अंदर आपको अकाउंट खुलवाना है, किसी और अन्य बैंक में आपको नहीं खुलवाना। अगर आपका रिफंड अगर हुआ, अगर एक्सेस टीडीएस कट गया है तो रिफंड लेने के लिए आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। अच्छा, फैमिली पेंशन को यहाँ पर पेंशन इनकम नहीं माना जाएगा। फैमिली पेंशन आपके घर वालों को मिलती है। पेंशन जो इस कंडीशन के अंदर है वो आपको सेल्फ मिलनी चाहिए, तभी ये एग्जम्पशन आपको अलाउ किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर आपको पेंशन एरियर हुआ तो भी आपका एग्जम्पशन मना किया जा सकता है, क्योंकि बैंक जो है फिर वो रिलीफ 89 का कैलकुलेशन नहीं करेगी, एरियर का कैलकुलेशन करने से मना कर देगी, तो आपका एग्जम्पशन यहां पर जा सकता है। तो ये चेक कर लीजिएगा पेंशन एरियर तो नहीं है। अगर आपको उसी बैंक के अंदर फॉरेन इंटरेस्ट इनकम आ रही है तो भी दिक्कत आ सकती है, तो भी एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। अगर आपका पैन कार्ड लिंक नहीं हुआ, इनवैलिड है, इनऑपरेटिव है, तो उस केस में हायर टीडीएस कटेगा, हो सकता है कि आप एग्जम्पशन का बेनिफिट खो दें। डिडक्शन जो भी आप क्लेम कर रहे हैं उसका प्रूफ आपके पास प्रॉपर होना चाहिए, ओल्ड रिजिम वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कई लोग ज्वाइंट बैंक अकाउंट खुलवा लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा बैंक यहां पर रिफ्यूज कर सकती है कि भाई हम यहां पर ज्वाइंट बैंक अकाउंट है, हमें नहीं पता किसकी क्या इनकम है, तो यहां पर बैंक मना कर सकती है। तो आपकी इनकम जो अगर प्रॉपरली क्लियरली वहां पर डिफाइन नहीं हुई तो बैंक मना भी कर सकता है। अच्छा, किसी ने लंप सम या कम्यूटेड पेंशन मिल रही है तो भी आपको अलाउ नहीं होगा। अगर आपके मल्टीपल पेंशन सोर्स है, आपके 2-3 एम्प्लॉयर से पेंशन आ रही है या बैंक से आ रही है, तो भी आपको ये एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। अगर आपका रेसिडेंशियल स्टेटस चेंज हो जाता है साल में कभी भी, तो अगर आप नॉन रेसिडेंट हो जाते हैं, यानी स्टार्टिंग में आप अप्रैल से लेकर दिसंबर तक तो रेसिडेंट थे, फिर उसके बाद अचानक आप एनआरआई हो गए, तो उस केस में आपका एग्जम्पशन डिनाई कर दिया जाएगा। अच्छा, अगर मिसमैच रहा, अच्छा फॉर्म 168 पहले 26A कहा जाता था, लेकिन अब इसको 168 कहेंगे। अगर ये आपने जो डिक्लेरेशन दिया है और जो आपके फॉर्म 26A यानी 168 के अंदर आ रहा है, इसमें अगर पेंशन में मिसमैच हुई तो बैंक साफ मना कर देगा टीडीएस डिडक्ट करने से, वहां पर आपको दिक्कत आ सकती है। तो ये कुछ कंडीशन है जहां पर आपको एग्जम्पशन डिनाई किया जा सकता है। तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। इन कंडीशन को अगर आप कंप्लाई करेंगे तभी ये एग्जम्पशन आपको अलाउ होगा। और इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपका टीडीएस डिडक्ट हो गया तो उसके लिए फिर आपको आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना आईटीआर फाइल करे आप कभी भी रिफंड नहीं क्लेम कर पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा हमेशा बैंक को फॉर्म 15H जो है वो जमा करें अप्रैल महीने में ही। एक तो फॉर्म 15H हो गया अपना, दूसरा जो है हमारा फॉर्म नंबर 125 जो आपका डिक्लेरेशन है एग्जम्पशन क्लेम करने के लिए। तो ये दो फॉर्म आपको 1 अप्रैल 2026 को ही बैंक में जाके जमा कर देना है, और सारी डिटेल अपनी पेंशन, इंटरेस्ट इनकम, अपने जो भी डिडक्शन प्रूफ है ये आपको जाके जमा करना। अगर आप ये इतना कर देते हैं तो पूरे साल आपको फिर इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो नहीं भरना पड़ेगा, आपको यहां पर एग्जम्पशन मिल जाएगा। और अगर आप अगर टैक्स लायबिलिटी में हुए तो टैक्स भी जमा नहीं करना पड़ेगा। तो फायदा बेनिफिट यहां पर आपको मिल जाता है। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।